Hello, good morning. How are you? Okay, so today is 20th January, and I will discuss some topics which are given in this paper. So first topic is there is hardly any autonomy at the पंचायत लेवल। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस समय जो पंचायत लेवल्स पे जो ऑटोनॉमी है उसके बारे में बताया गया है कि इस समय जो भी ऑटोनॉमी जैसे लोकल जो बॉडीज हैं उनके पास कितनी ऑटोनॉमी बची है। इसके इसके रिगार्डिंग ये जो आर्टिकल है ये हमें जो प्रदीप छिब्बर हैं और प्रणव गुप्ता हैं इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि इस समय अगर इसका हम बैकग्राउंड देखते हैं तो इसमें क्या है कि एक तेलंगाना की सरपंच थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो तेलंगाना की जो स्टेट गवर्नमेंट है जो तो क्या करती है कि वो जो जितने भी मतलब जो भी फंड्स होते हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को जो फंड होते हैं सरपंच जैसे वो एक्चुअल में जो तेलंगाना के थे उनकी डेथ हो गई, वो अपने आप को मतलब वो कर लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोटेस्ट इस समय हो रहा है तेलंगाना में। ठीक है, तो इसके पीछे का अगर रीजन देखा जाए तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं लोकल ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बना के रखती है सरपंच के ऊपर। और जो स्टेट गवर्नमेंट है जो भी फंड्स उसको रिलीज करना होता है स्टेट लोकल बॉडीज़ के लिए तो उसमें फर्दर डिले करती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जो जैसे कि जो भी इलेक्शन में उन्होंने सरपंच ने जो भी अपनी मतलब वो पे जो भी बोला होगा कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे, तो जो पब्लिक का प्रेशर बन गया तो उसकी वजह से उसने क्या किया, जो अपने खुद के निजी प्राइवेट फंड्स थे प्राइवेट मनी थी उसको अपना पब्लिक के लिए यूज कर लिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि फर्दर उसके बाद भी क्या हुआ कि फर्दर डिले होता रहा जो फंड्स रिलोकेट होना है लोकल बॉडीज को, तो उसकी वजह से क्या कर लिया कि उसने आत्महत्या कर लिया है। ठीक है, तो इसका क्या देखा जाए कि जो हमारा जो 73rd और 74th अमेंडमेंट था 1992 में जो आया था तो वो हमारा क्या प्रोवाइड करता है, वो हमारे जो लोकल बॉडीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो 1992 में आया था। ठीक, तो ओवरऑल देखा जाए जो इतना जो कंट्रोल है जो डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज हो रही है जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है अपनी जो डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है जो और इन्फ्लुएंस है पूरी तरह से अपने इन्फ्लुएंस बना के रखी है जो भी लोकल पंचायत हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि और जो भी रेस्ट्रिक्शंस जैसे तेलंगाना गवर्नमेंट है और कोई भी गवर्नमेंट हो अगर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाएगी जो भी लोकल इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा जो भी जैसे जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशनल है 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट है तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसको क्या कर रहे हैं धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो स्पिरिट है मेनली जो स्पिरिट है वो पूरी तरह से अवॉइड की जा रही है। ठीक है, तो मेनली ये रीजन है। ठीक, और इसकी अगर आगे बात करते हैं कि जो इशू ऑफ फंडिंग था ये फंडिंग का क्या इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है द पंचायत रिमेन फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट बोथ डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स क्या होती हैं कि ये नॉन मैंडेटरी होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है ये नॉन मैंडेटरी होती है, लेकिन जो नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती है ये मैंडेटरी होती है। मतलब क्या हुआ जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है लोकल जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई एजेंसी होते है वो मतलब इसके लिए क्या होता है कि एक मतलब उनकी प्रेफर होती है, ठीक है, कि किसको फंड्स प्रोवाइड करना है, मतलब मतलब जो नीड होती है एक्चुअल जो नीड होती है उससे जो ऊपर मिलता है। ठीक है, तो फिर ये उनके हाथ में रहता है कि ये किसके हाथ में रहता है, ये जो लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके हाथ में रहता है जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती है। जो नॉन डिस्क्रिशनरी होता है वो मैंडेटरी होता है, ये लोकल बॉडीज को मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है द ग्राम पंचायत फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स आइदर इट इज डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी। तो क्या होता है जो ग्राम पंचायत होता है पूरी तरह से क्या होता है फिजिकली डिपेंडेंट होता है स्टेट्स पे और सेंटर पे। ठीक है, जो भी डेली एक्टिविटीज के लिए जो भी फंड्स रिलोकेट होते हैं तो उसके लिए स्टेट्स और सेंटर पे पूरी तरह से डिपेंड रहता है। ठीक है, अगर बात की जाए ब्रॉडली पंचायत है 3 मेन सोर्सेज और इसके अगर फंड्स के सोर्सेज देखा जाए तो इसका एक
खुद का हो गया, लोकल मतलब ओन सोर्स हो गया, जैसे लोकल टैक्स हो गया, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉमन प्रॉपर्टी हो गया, जो भी हमारी मतलब कॉमन प्रॉपर्टी है तो उससे जो टैक्स मिलता है, जो भी रेवेन्यू आती है, तो एक ये ओन सोर्स हो गया, ठीक है। ग्रांट इन एड फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट ग्रांट्स, स्टेट गवर्नमेंट, और जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो क्या करते हैं, ग्रांट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ग्रांट इन एड, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो सेंटर होती है और स्टेट होती है वो हमारे लिए मतलब लोकल बॉडीज को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, तो ये सेकंड सोर्स हो गया। और तीसरा क्या है, डिस्क्रिशनरी और स्कीम बेस्ड फंड। जैसे डिस्क्रिशनरी बोला कि मतलब जैसे स्कीम्स है, कोई स्कीम आई है, ठीक है, तो उसके थ्रू, ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट हो गया। मतलब ये तीन हो गई, डिस्क्रिशनरी, ये सोर्स हो गया, ठीक है। तो ये हमारे तीन सोर्स होते हैं जो लोकल बॉडीज को, जहां से वो पैसे कलेक्ट कर सकती है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देयर ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि बोथ टैक्स और नॉन टैक्स कॉन्स्टिट्यूट, और ये जो ओन सोर्स होता है, जो ओन सोर्स होता है मतलब जो खुद का सोर्स होता है, जैसे लोकल टैक्स हो गया, ठीक है, और जो कॉमन प्रॉपर्टी है उससे जो कॉमन रिसोर्सेज उससे जो रेवेन्यू आ रही है, तो ये क्या हो गया, ये जो अगर इसका देखा जाए तो इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए वो दोनों, जो एक सेंटर से हो गया और एक स्टेट से हो गया, और जो डिस्क्रिशनरी होता है उससे अगर कंपेयर किया जाए तो जो सेल्फ का मतलब ओन सोर्स है वो काफी ज्यादा कम होता है, ठीक है। अगर जैसे कि तेलंगाना की बात किया जाए तो लेस देन अ क्वार्टर ऑफ पंचायत रेवेन्यू कम फ्रॉम इट्स ओन। अगर जैसे कि जो तेलंगाना की बात किया, जो पंचायत की रेवेन्यू होती है, तो 1/3 जो होती, जो क्वार्टर होती है, अगर क्वार्टर की बात करें, ठीक है, लेस देन अ क्वार्टर, उससे भी कम, क्वार्टर से भी कम क्या होती है कि ये ओन सोर्सेस से आती है, ठीक है। फर्दर एसेस टू डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स फॉर पंचायत रिमेन कंटिजेंट ऑन, और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट होती है, अगर देखा जाए कि जैसे डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स है, इनको अगर पाने के लिए तो क्या होता है कि मेनली अभी भी ये कंटेंजेंट इशू बना हुआ है, जैसे पॉलिटिकल है, जो ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शंस है, अगर पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा है, ब्यूरोक्रेटिक कनेक्शन अच्छा है, तो चलो ठीक है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आसानी से प्रोवाइड हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो इसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती, जो जैसे जो सरपंच हैं, ठीक है, उनको। Even when higher level of government allocates funds to local government, सरपंच need help assessing them। और क्या होता है, अगर लोकल गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट हायर लेवल गवर्नमेंट है, अगर वो उसको मतलब जो मतलब ठीक ठाक जो प्रोवाइड भी करती है, लोकल फंड्स को एलोकेट करती है, तो उसके बावजूद भी जो सरपंच को काफी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड इनऑर्डिनेट डिले इन ट्रांसफरिंग अप्रूव्ड फंड्स टू पंचायत अकाउंट स्टॉल्स। और अगर जैसे इनऑर्डिनेट डिले होगा, अगर एक मतलब एक टाइम के बाद अगर ज्यादा डिले होगा, तो जाहिर सी बात है जो फंड्स जो एलोकेट होना है गवर्नमेंट को, जो लोकल पंचायत को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर इतना डिले होगा तो जो लोकल डेवलपमेंट है वो जाहिर सी बात है बाधित होगा, ठीक है। इन तेलंगाना दे सच फोर्स्ड सरपंच टू यूज प्राइवेट फंड। और ये तेलंगाना में क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि तेलंगाना में क्या हुआ कि ये इतना जो डिले हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो वहां का सरपंच था, तो उसने जो खुद की जो प्राइवेट फंड्स था उनको किस लिए यूज कर दिया, जो पब्लिक एक्टिविटीज है उनको करने के लिए क्या कर दिया कि बाधित कर दिया, ठीक है। क्योंकि एक जो होता है ना कि उसने अपना जो भी वो प्रोमिसेस किए होंगे इलेक्शंस के टाइम में, तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक होगी, पब्लिक है तो वो प्रेशर करेगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये प्रेशर अवॉइड करने के लिए उसने क्या कर दिया कि अपने जो खुद के निजी जो प्राइवेट फंड्स थे उनको पब्लिक एक्टिविटीज के लिए यूज कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जैसे जैसे डिले होता गया तो ये प्रेशर नहीं झेल पाए और क्या कर लिए, उनकी डेथ हो गई, ठीक है। there are also constraints on how पंचायत can use funds allocate to them। और इसमें काफी ज्यादा वो भी है, कंस्ट्रेंट्स हैं कि ये कैसे जो लोकल बॉडीज है, लोकल पंचायत है, वो कैसे जो फंड्स दिए गए हैं उनको कैसे यूज करेगी, ठीक है। और कई जगह तो अब ऐसा होता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट जो भी लोकल पंचायत है, जैसे कि कोई फेस्टिवल्स है, ठीक है, फेस्टिवल्स है, उसमें जैसे मिठाइयाँ बांट देना, कोई जैसे आइकन्स हैं बड़े बढ़िया, मतलब बड़े बड़े जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, तो इनके जो पोस्टर्स हैं, ठीक है, जो एक पोस्टर्स है, तो उनकी भी मतलब जो खरीदने का जो ये मिठाई बांटने का ये जो होता है कि जैसे क्या होता है कि सरकारी स्कूलों में जैसे गांव में चला जाए
चला जाया जाए, तो क्या होता है कि जो उनको बुलाया जाता है प्रधान को, तो वो फिर क्या करते हैं कि जाहिर सी बात है बुलाया जाता है तो वो मिठाई बांटते हैं। तो ये भी धीरे धीरे क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है मना करती है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सेवरल सीवियर कंस्ट्रेंट ऑन हाउ पंचायत कैन यूज द फंड एलोकेटेड टू देम। स्टेट गवर्नमेंट ऑफन इम्पोज स्पेंडिंग लिमिट ऑन वेरियस एक्सपेंडिचर। और ये क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है काफी जगह तो क्या करती है कि जो स्पेंडिंग लिमिट है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है, इम्पोज करती है काफी ज्यादा कि जो स्पेंडिंग है काफी ज्यादा लिमिट में रहे, ठीक है। जैसे कि हो गया परचेजिंग पोस्टर ऑफ नेशनल आइकन्स, ठीक है, रिफ्रेशमेंट मार्क, विजिटिंग डिग्नेटरीज, और इसके बाद क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन लोकल स्कूल एट नेशनल लेवल, नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। और इसके बाद और आगे जैसे देखा जाए इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ डबल अथॉरिटेरियन फॉर स्पेंडिंग पंचायत फंड्स। और अगर देखा जाए तो जैसे कि काफी सारे ज्यादातर हर एक स्टेट्स में क्या होता है कि जो डबल अथॉरिटेरियन होता है, इसका मतलब क्या हो कि जैसे अपार्ट फ्रॉम सरपंच डिस्पर्जल ऑफ पेमेंट रिक्वायर ब्यूरोक्रेटिक कॉन्करेंस। यहाँ पे क्या होगा, अगर जैसे डबल का मतलब एक तो पंचायत हो ही गया, ठीक है, जो सरपंच है तो वो हो ही गया, उसके बाद भी किसकी सहमति की जरूरत होती है, जो ब्यूरोक्रेसी तो जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है वहां की, तो उसकी सहमति लेनी पड़ती है। जैसे द सरपंच एंड द सरपंच, जैसे कि सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी हु रिपोर्ट्स टू द बीडीओ मस्ट को साइन चेक इशूड फॉर द पेमेंट फ्रॉम पंचायत फंड। और क्या होता है कि जैसे जो लोकल, जैसे कि ये ब्यूरोक्रेसी में, जैसे कि ये पंचायत सेक्रेटरी हो गया, सरपंच है पंचायत सेक्रेटरी है, तो पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच के जो हस्ताक्षर है वो जरूरी होगा। जब क्या करना पड़ेगा, जो कि ये जो सरपंच है और पंचायत सेक्रेटरी है, ये किसको रिपोर्ट करते हैं, बीडीओ को, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। तो जो ये दोनों हैं, सरपंच है और ये जो पंचायत सेक्रेटरी है, इनके दोनों के साइन होना चाहिए। जब इसको क्या करना होगा, जो लोकल बॉडीज के जो पेमेंट है उसको रिसीव करने के लिए जो भी चेक्स है उनमें, उसमें क्या होना चाहिए, दोनों के साइन होना चाहिए, ताकि वो पंचायत फंड है जो उससे क्या कर सके, पेमेंट को ले सके फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी मतलब जो भी एक्टिविटीज है उनको फिलफिल करने के लिए उसको, ठीक है। अब द टैक्सिंग प्रोसेस ऑफ सीकिंग अप्रूवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बाइंड लोकल गवर्नमेंट्स। एक मिनट इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो बाइंड्स लोकल गवर्नमेंट्स थ्रू द लोकल ब्यूरोक्रेसी। अब क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो लोकल ब्यूरोक्रेसी है, तो उसके थ्रू क्या करता है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायत हो गया, ग्राम सभा हो गया, ठीक है, ये पंचायत हो गया, तो उसको क्या करती है कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से क्या करती है, इसको एक बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है, ठीक है। द अप्रूवल फॉर पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर टेक्निकल अप्रूवल। अगर कोई पब्लिक प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, तो उसके अप्रूवल के लिए उसको अगर करना है, तो प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये टेक्निकल अप्रूवल हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वहां से मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी हमें चाहिए, ठीक है, जो लोकल ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, लोकल ऑफिशियल डेवलपमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट, जैसे बीडीओ है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो उससे भी क्या अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कोई पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है कि ये क्या करता है कि जो लोकल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी के थ्रू क्या करता है कि बाइंड करके रखता है, ठीक है, मतलब इनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्या भाई करना है, ठीक है। A tedious process for सरपंच that require paying multiple visits to the government offices। और क्या करता है कि जो सरपंच होता है, अगर उसका कोई ठीक ठाक कनेक्शन नहीं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिशियल्स है ब्यूरोक्रेसी की, तो जो ऑफिशियल्स हैं और जैसे पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनसे बढ़िया साठगांठ नहीं है, ठीक है, तो क्या करना होता है, ये काफी ज्यादा थकाऊ प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉट अनयूजुअल टू फाइंड हायर पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स इंटरवीनिंग इन सेलेक्टिंग बेनिफिशियरी फॉर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड लिमिटिंग पावर ऑफ सरपंच फर्दर। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये अनयूजुअल नहीं है, ये होता ही है, हर लगभग ज्यादातर देखा जाता है। जो हायर लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जैसे कोई बेनिफिशियरी है उसको सिलेक्ट करने में क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, ठीक है, बीच में आते हैं, ठीक है। अगर जैसे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, बेनिफिशियरी वो अपनी जैसे डिस्क्रिशनरी हो गया, ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी तो मैंडेटरी नहीं होता है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है, तो
इसमें क्या होता है कि जैसे जो पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका चलता है, ठीक है, इनका बोलबाला होता है, ठीक है। अगर इनसे जिसकी साठगांठ है बढ़िया से बनती है जिससे, तो क्या होगा कि जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा, वी सर्वेड सरपंच इन हरियाणाज पालवल डिस्ट्रिक्ट एंड फाउंड दैट दे स्पेंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम वेस्टिंग। और उन्होंने, जैसे कि ये जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने जो एक हरियाणा का पालवल डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने वहाँ पाया कि जो लोग हैं वो अपना जो कीमती टाइम है वो क्या करते हैं, ज़्यादातर किसमें वो खर्च करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पे जा जाके, ठीक है। उनका काम ही नहीं हो पाता है क्योंकि उनका साठगांठ तो होगा नहीं, इसलिए, ठीक है। एंड मीटिंग लोकल ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, मतलब उनसे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, लोकल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे मिलते मिलते उन क्या होता है, उनका जो टाइम है वहीं मतलब खत्म होता है, इतनी ज्यादा बुलाते हैं जैसे अप्रूवल एक बार में नहीं मिल जाता है, ठीक है। एंड वेटिंग टू द सीन एंड हर्ड, ठीक है। आगे क्या लिखा, सरपंच रिपोर्टेड दैट दे नीड टू बी अ गुड बुक्स। और सरपंच क्या बोलते हैं कि जो सरपंच है वो क्या बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए हमें मतलब एक गुड बुक की तरह हो जाए, ठीक है। नीड टू बी इन द गुड बुक ऑफ, और जो जैसे कि जो पॉलिटिशियंस है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इनकी नजर में हमें बहुत बढ़िया बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा, इफ दे वांटेड एक्सेस टू डिस्क्रिशनरी रिसोर्सेज, ठीक है, अगर उनको डिस्क्रिशनरी जो रिसोर्सेज हैं अगर वो चाहिए तो उन्हें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की नज़र में बहुत बढ़िया होना पड़ेगा, उनके लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। If they wanted access to discretionary resources, timely disbursement of the funds and be able to successfully execute any project or program in the village, अगर उन्हें कोई काम करना है जैसे विलेज में, ठीक है, अगर जैसे फंड का एलोकेशन है वो टाइमली हो जाना है, अगर डिस्क्रिशनरी रिसोर्स चाहिए, तो इन सब काम के लिए क्या होगा कि जो लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे एक बढ़िया सा मतलब बननी चाहिए, ठीक है। The ability of सरपंच to exercise administrative control over the employees is also limited. अब क्या है कि जो सरपंच की पावर है, ठीक है, जो एक्सरसाइज करने की पावर है, तो वो भी क्या, अब उसमें क्या होगा, एबिलिटी ऑफ सरपंच टू एक्सरसाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, जो एक्सरसाइज करने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे जो भी सरपंच होता है उसका जो कंट्रोल होता है, तो उसको भी अब क्या कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लोकल एम्प्लॉयज है, जैसे कि स्वीपर हो गया, ठीक है, स्वीपर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होता था अब भी ये अब दूसरे लेवल पे होता, अब इनकी अब जो सरपंच है, सरपंच नहीं कर सकता और ना ही उसको हटा सकता है, ना तो वो कुछ कह सकता है, ठीक है। अब कहाँ पे होता है इसका कंट, अब जो स्वीपर है ब्लॉक लेवल पे होने लगा है, ठीक है। The ability of सरपंच to exercise administrative control over the local employee is also limited, ठीक है। In many states, the recruitment of local functionaries reporting to the panchayats, such as village watchman, sweepers, is conducted at the, अब ये इनका जो रिक्रूटमेंट होता है, अब जो जैसे कि स्वीपर्स हो गया, विलेज वॉचमैन हो गया, तो इनका जो पहले क्या होता था कि पहले जो भी इनका रिक्रूटमेंट होता तो वो सरपंच करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे होने लगा इसका जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो भी धीरे धीरे लिमिटेड किया जा रहा है, ठीक है। ऑफन द सरपंच डज नॉट इवन हैव द पावर टू डिसमिस दीज लोकल एम्प्लॉयज, और ये भी है कि जो अगर ये कुछ करते हैं तो इनके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं होती कि जो लोकल एम्प्लॉयज है उनको डिसमिस कर सके, ठीक है। द शैडो ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, अब यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स का जो पावर है, ठीक है, मतलब वो कैसे डिसमिस कर सकते हैं जो सरपंच है, ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अनलाइक इलेक्टेड ऑफिसर एट अदर लेवल्स, सरपंच कैन बी डिसमिस्ड व्हाइल इन ऑफिस। अब जैसे इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वही बस नहीं, जैसे दूसरे लेवल्स पे अगर बात करें तो उनको छोड़ के जैसे कि सरपंच जो भी उनको भी जैसे वो जब भी ऑफिस में उनको भी डिसमिस किया जा सकता है, ठीक है, कैन बी डिसमिस्ड। ग्राम पंचायत एक्ट इन मैनी स्टेट्स हैव एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेट्स, और जो ग्राम पंचायत एक्ट है कई सारे स्टेट्स में क्या करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स है उनको क्या करता है, एम्पावर करता है, मोस्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी जैसे एम्पावर किसको कलेक्टर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक, टू एक्ट अगेंस्ट सरपंच फॉर ऑफिशियल मिसकंडक्ट। अगर वो कोई सरपंच जो है तो अगर वो ऑफिशियल मिसकंडक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेने के लिए क्या करता है, एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, और कौन करता है, द ग्राम पंचायत एक्ट, ठीक। अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो सेक्शन 37 ऑफ द तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट अलाउज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सस्पेंड एंड डिसमिस इनकम्बेंट
सरपंच। जो ऑफिशियल मतलब करंटली जो ऑफिशियल जो है जो सरपंच है, ठीक है, उसको जो सेक्शन 37 है जो तेलंगाना का जो ग्राम पंचायत एक्ट है, तो वो क्या करता है कि जो कलेक्टर उसको एम्पावर करता है कि इसको सस्पेंड कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन कलेक्टर कैन एक्ट अगेंस्ट द सरपंच। अब एक ऐसे कौन से मतलब जो ग्राउंड्स हैं, किस बेसिस पे ये कर सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अब्यूज ऑफ पावर, एम्बेजलमेंट और मिसकंडक्ट, द कंडीशन इंक्लूड मियर रिफ्यूजल। और जैसे कि मिसकंडक्ट है, ठीक है, अगर कोई अब्यूज ऑफ पावर है, तो इसको छोड़ करके अगर और भी बात करें तो क्या है, द कंडीशन इंक्लूड मियर रिफ्यूजल टू कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड और कमिश्नर और गवर्नमेंट फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ द कंसर्न ग्राम पंचायत। अगर जैसे जो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने और जो कमिश्नर जो अगर कोई ऑर्डर दिया, अगर उसको ढंग से कैरी आउट नहीं किया, तो उस बेसिस पे भी क्या कर सकता है, जो कलेक्टर है उसको डिसमिस कर सकता है, जो भी ग्राम पंचायत का जो भी सरपंच है, ठीक है। दिस इज नॉट merely a legal provision, ठीक है। Across the country there are regular instances of bureaucrats deciding to dismiss सरपंच from the office, ठीक है। बहुत सारे जो कंट्रीज में बहुत सारे जो ऐसे सरपंच हैं जिनको डिसमिस कर दिया गया इस बेसिस पे, ठीक है। इन तेलंगाना मोर देन 100 सरपंच हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस इन रिसेंट ईयर। अगर बात करें रिसेंट ईयर की, तो कम से कम जो 100 से ज़्यादा थे, 100 से ज़्यादा सरपंच को जो तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिसमिस कर दिया गया। तो एक ये भी एक मेजर रीजन है कि जो तेलंगाना में इस समय जो प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। इन वन सच केसेस द ऑफिशियल रीजन वाज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिनायल ऑफ लैंड और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, ठीक है। The situation in Telangana is a reminder for state government to re-examine the provision of respective ग्राम पंचायत लॉ। अब ये क्या है कि एक रिमाइंडर है तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए या कोई भी गवर्नमेंट्स के लिए, जो लोकल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी लोकल प्रोविजंस हैं उनको दोबारा से रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी फंक्शंस है, जो फंड्स से रिलेटेड है कोई भी, तो इन सबको दोबारा से देखने की एक ज़रूरत है। स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रेसिस्ट गिविंग सरपंच पावर बिकॉज दे फील दैट सरपंच विल मिसयूज फंड एलोकेटेड टू द विलेज। और जो स्टेट लेवल पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो वो रेसिस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की जो सरपंच की पावर है उसको कम करने के लिए, इस वजह से कि वो सोचते हैं कि जो सरपंच है वो जो फंड्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज को दिए जा रहे हैं, मतलब जैसे सरपंच को दिए जा रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत में, तो वो जो सरपंच है वो जो फंड्स दिए गए हैं उनको मतलब जो दिए गए हैं तो उनको मिसयूज ना करे, इसलिए क्या करते हैं कि जो सरपंच की पावर होती है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। दिस इज अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द kettle black. India has limited decentralization because if the government get genuine autonomy to allocate the monies, power will shift from the MLAs and state government control bureaucracy to the सरपंच, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, दिस इज अ केस ऑफ पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। इंडिया हैज लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन बिकॉज इफ गवर्नमेंट गेट्स जेन्युइन ऑटोनॉमी टू द एलोकेट द मनीज, पावर विल शिफ्ट फ्रॉम द MLA, ठीक है। अगर जैसे कि अगर इनको जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू अगर इसको इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब एक लिमिटेड डिसेंट्रलाइजेशन, अगर हम लोकल बॉडीज़ को क्या एक जो जेन्युइन ऑटोनॉमी उसको दे दिया जाता है, तो जो पावर है जैसे जो MLAs हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो पावर है वो सरपंच के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला आर्टिकल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल के पे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल है, G20 प्रेसिडेंसी टू एम्पलीफाई साउथ एशियाज वॉइस, ठीक है। जो भी साउथ जो G20 वो प्रेसिडेंसी होगी तो इंडिया के पास मौका है जो साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करके जो भी साउथ एशिया की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो भी उनके जो लिए जो सॉल्यूशन के लिए काम करना, तो ये सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जो इंडिया है। अगर देखा जाए जो एक G20 जो है एक काफ़ी जो एमिनेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म, ग्लोबल इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या सारी चीज़ें हैं, कितने सारे जो डायमेंशंस है, किस पे बात हो रही है, ठीक है। तो एट अ टाइम ऑफ बोथ पोटेंशियल एंड पेरिल्स इंडिया हैज़ टेकन ओवर
G20 प्रेसिडेंसी, जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो इंडिया करेगा, ठीक है। इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी है और एक पोटेंशियल भी है, चलो ठीक है, ठीक है। द ग्लोबल फूड क्राइसिस, द ग्लोबल फूड एनर्जी एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फूड क्राइसिस भी, एनर्जी क्राइसिस और प्रेसिडेंट फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। इसके साथ साथ जो क्लाइमेटिक क्राइसिस भी है, ठीक है। इंडिया हैज अ, इसके बीच में क्या है, इंडिया हैज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। और इसी के बीच में जो भी इतने सारे क्राइसिस होने के बाद भी जो इंडिया के पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि वो लीड करे एक जो इन्फ्लुएंशियल प्लेटफॉर्म से, जैसे G20 है, ठीक है। इंडिया हैज़ आइडेंटिफाइड सेवरल प्रायोरिटीज़, और इंडिया ने कुछ काफ़ी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, किस डायमेंशन में, किस क्षेत्र में उसको काम करना है, तो उसने आइडेंटिफाई किया। जैसे ग्रीन डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट हो गया, क्लाइमेट फाइनेंस हो गया, ठीक है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ, ठीक है। जो ग्रोथ है, जो भी साउथ एशिया की ग्रोथ है, जो भी इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको भी क्या करेगा, ये सारे जो प्रायोरिटीज सेक्टर हैं इनको आइडेंटिफाई किया इंडिया ने, ठीक है, ताकि वो G20, जब G20 की जो समिट्स हो उसमें रिप्रेजेंट करे, ठीक है। एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो भी प्रोसेस है SDG के लिए, उसके लिए भी क्या करे, जो इसका प्रोसेस है SDG को पाने के लिए, तो उसको भी एक्सेलरेट करे। टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्निकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब जो डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना, ठीक है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाना, और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी, और मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स हैं, विमेन लेड गवर्नमेंट है, ठीक है। तो इन सारी, ये सारी जो हैं, तो ये क्या है, एक प्रायोरिटीज एरिया है, प्रायोरिटी इनको, मतलब जो इंडिया ने है प्रायोरिटी दिया है इन सारे जो, ये सारे जो मुद्दे हैं, ठीक है। गिवन दैट द प्रायोरिटीज आर ग्लोबल, जो भी प्रायोरिटीज़ हैं वो ग्लोबली हैं, ठीक है, मतलब ग्लोबल तरीके से देखा जाए तो सभी की जो मेनली ये जो प्रायोरिटी होगी सब सारी जो कंट्रीज की, तो मेनली इन्हीं सब में कहीं ना कहीं आ जाएंगी, ठीक है। अब द मोटो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अंडरस्कोर्स हैव हाउ इंटरकनेक्टेड हाउ आवर वर्ल्ड इज, ठीक है। तो ये जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का है, तो ये क्या दिखाता है कि ये जो कैसे हमारा जो पूरा संसार है, एक वन वर्थ वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ये कैसे कनेक्टेड है, ये वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरा परिवार, ठीक है। अब इसकी अगर प्रॉब्लम्स की बात कर लिया जाए, ठीक है, प्रॉब्लम्स दैट नीड ग्रुप एक्शन, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स है जो कि एक किसी एक के काम करने से जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका जो रिमूवल है और उसका जो सोल्यूशन है नहीं मिलेगा। तो ऐसी कौन सी है कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो ग्रुप एक्शंस नीडेड करते, मतलब उनको ज़रूरत है, ग्रुप मतलब अकेले नहीं, ग्रुप एक्शन जब लेंगे तभी होगा। तो देखा जाए, देखते हैं, जैसे द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट साउथ एशियन कंट्रीज फेस आर ग्लोबल इन नेचर, जो साउथ एशिया की इस समय कंट्रीज हैं जो भी मतलब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो ज़्यादातर देखा जाए तो वो ग्लोबल इन नेचर हैं, ठीक है। ये जो ट्रांसेंड नेशनल बाउंड्री, नेशनल बॉर्डर्स एंड एसोसिएट ग्रुप एफर्ट्स, और क्या है कि ये जो ग्लोबल हैं, ठीक है, पहली बात तो, और ये क्या इनको जो इनके लिए जो सोल्यूशन इनको चाहिए, मतलब इनको रिमूव करने के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए, तो वो एक ग्लोबल एफर्ट चाहिए, ठीक है। द इकोनॉमिक फॉरकास्ट फॉर साउथ एशिया इज ब्लीक फॉर कमिंग ईयर, जो आगे आने वाली जो टाइम है, तो उसमें अगर देखा एस्टिमेट कर रहे हैं जैसे कि, तो जो इस इकोनॉमिक फॉरकास्ट है साउथ एशिया को काफ़ी मतलब पुअर है, ठीक है। इन अगस्त 2020 इन्फ्लेशन इन श्रीलंका रीच्ड इन ऑल टाइम हाई 63 टाइम ऑफ 60 हाई ऑफ 64.3%। तो अगर अगस्त 2020 में देखा जाए, 2022 में देखा था, तो श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन रेट था 63.3%, ऑल टाइम मतलब हमेशा से ज़्यादा था, ठीक है। जैसे कि जो फूड प्राइसेस थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने मिला था, जो रेट का इंक्रीमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि 84.6% करके, ठीक है, अगर पिछले सालों से कंपेयर किया जाए, ठीक है। द डैमेज कॉज्ड बाय फ्लड एंड इकोनॉमिक लॉसेस इन द पाकिस्तान, और इस समय आपने देखा होगी जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस तो है इकोनॉमिक लॉसेस तो ही है, और पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ साथ जो फ्लड आई है, ठीक है, पिछले दिनों रिसेंट में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक डैमेज है वो काफ़ी ज़्यादा करती है, ठीक है। As global fossil fuels prices have increased, the global government of Bangladesh hiked
और जैसे जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो गवर्नमेंट, जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, उसने जो फ्यूल प्राइसेस है उसको काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिया, ठीक है, बाय मोर देन 50%, दैट ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन। देखो, जैसे जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जो प्राइसेस इंक्रीज होने के साथ होने से, तो जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो अपने फ्यूल्स के प्राइसेस हैं वो 50% से ज़्यादा करके उसने हाई कर दिया, जिसकी वजह से क्या 7.5 करके जो सितंबर में इन्फ्लेशन देखा गया, नोट किया गया, तो वो 7.5% था, ठीक है। India needs to promote collective action at the G20 that results in economic stability and peace in the region। और इस समय जो इंडिया की ये ज़रूरत है कि इंडिया जो है कलेक्टिव जो एक्शन है उसको प्रमोट करे G20 समिट पे, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और पीस है रीजन में, तो वो हमें मिलेगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ कॉमन रीजनल वॉइस इज नॉट एन ईजी अंडरटेकिंग एट अ टाइम when economies in the region are under considerable stress। और इस समय मतलब इतना ज़्यादा जो वो है, जो जैसे कि कोई भी वॉइस जो रीजनल वॉइस है, कॉमन रीजनल वॉइस है, तो इस समय इजी नहीं है कि उसको लेकर चलें। लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय जो हमारी जो कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चल रही हैं, जैसे कि ऊपर हमने देखा काफ़ी ज़्यादा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुआ है, ठीक है। तो इस समय उस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन देर आर इमर्जिंग जियो और इसकी वजह से जैसे जो पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन भी इस समय जियो पोलिटिकल पोलराइजेशन भी हो रहा है, एक ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, ठीक है। और आगे क्या है, जैसे राइजिंग डेट बर्डन से, ठीक है। तो एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ओके। Rising debt burdens of South Asian economies represent a potential crisis that require urgent attention। अब जैसे ये जो इस समय जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनका क्या है कि जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो बर्डन है उसको काफ़ी ज़्यादा जो उसको मतलब एक अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, उससे जो भी क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। इंडिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू इफेक्टिवली वॉइस द सोशियो इकोनॉमिक एस्पायरेशन ऑफ द साउथ एशियाज 1.8 बिलियन पीपल। और इस समय जो इंडिया के पास काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो भी साउथ एशिया की जो सोशियो इकोनॉमिक गोल्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि साउथ एशियन की जो पॉपुलेशन 1.8 पीपल्स का वो है पूरा, मतलब इनकी वॉइस है, ताकि जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पायरेशन है वो G20 समिट में रिप्रेजेंट करे इंडिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेड द 1/3 ऑफ द ग्लोबल पुअर एंड एज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट, ठीक है। तो जो साउथ एशिया ये क्या है कि एक सबसे बढ़िया मतलब सबसे जो ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी मतलब वो है मार्केट है, ये काफ़ी ज़्यादा जो अट्रैक्टिव बन चुकी है, ठीक है। साउथ एशिया एक ग्लोबल मार्केट बन चुकी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। एज साउथ एशियाज लार्जेस्ट कंट्री विद द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड significant global clouds, India is well poised to represent the subcontinent at these international fora. In addition, three G20 emerging economies, India, Indonesia, and Brazil, collectively make up the G20 triad to be followed by another important G20 developing member, South Africa, the G20 president for G2025, ठीक है। तो इस समय क्या है कि जो जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, इस समय क्या कर रहे हैं कि ये दोनों एक तीनों जो त्रियो का बना रहा है, इसके साथ साथ जो साउथ अफ्रीका है वो भी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इंडिया कैन ड्रॉ अटेंशन टू इशू दैट आर सिग्निफिकेंट फॉर साउथ एशिया एंड इंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड। और इंडिया के पास एक इंडिया क्या करेगा कि जो भी मतलब जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनकी जो अटेंशन है, ठीक है, उसको क्या कर सकता है कि जो साउथ एशिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन पर जो भी इशूज़ हैं, सिग्निफिकेंट इशूज़ हैं साउथ एशिया के, तो उसमें अटेंशन में ला सकता है, ठीक है, जो डेवलप नेशन है उनके अटेंशन में, ठीक है। द एंटायर डेवलपिंग वर्ल्ड ensuring greater momentum for those nations not represented in G20। और ये जो G20 में जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं वो सारे नेशंस क्या कर सकते हैं कि इसमें उनकी भी जो एक वॉइस है उसको भी लीड कर सकते हैं, लीड कर सकता है इंडिया। सम ऑफ द की चैलेंजेस फेसिंग साउथ एशिया एंड डेवलपिंग वर्ल्ड्स इंक्लूड अ पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, अ सर्ज इन कमोडिटी प्राइसेस फॉलोइंग द इन्फ्लेनेटरी प्रेशर एंड इंक्लीमेंट वेदर इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। इस समय अगर साउथ एशिया जो अगर मेजर चैलेंजेस देखा जाए तो जैसे इस समय पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हो गई है, ठीक है, जो इस समय कमोडिटी प्राइसेस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रेस, जो हमारी बेसिक जो लाइवलीहुड के लिए जो भी ज़रूरतें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस हाइक हो रहा है, तो वो भी एक काफ़ी ज़्यादा
इन्फ्लेमेटरी प्रेशर है हमारे ऊपर, जो जो इस समय क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो वेदर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, तो ये भी एक क्लाइमेटिक इशू भी है, ठीक है। तो और उसके बाद जैसे कि अब एनर्जी हेल्थ एंड फाइनेंस में देखा है, द मेजॉरिटी ऑफ साउथ एशियन नेशन प्रोड्यूस्ड देयर एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, 63% ऑफ द रीजन एमिशन ऑफ। और जैसे कि अगर देखा जाए तो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो कहाँ से पा रही हैं, फॉसिल फ्यूल्स से। 63% ऑफ द रीजन्स एमिशन ऑफ ग्रीन हाउसेस कम फ्रॉम, और जो 63% जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं, ये एनर्जी जनरेशन से आ रही हैं, ठीक है। सिंस डॉलर आर शॉर्ट इन सप्लाई, इट हैज़ बिकम चैलेंजिंग फॉर कंट्रीज टू कीप अप द एनर्जी प्रोडक्शन like LNG used to generate 70% ऑफ द एनर्जी। और इस समय जो डॉलर की शॉर्ट सप्लाई होने की वजह से इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज बन चुका है कंट्रीज के लिए, ठीक है, जो कि वो क्या कर सकते कंट्रीज टू कीप विद द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अब जैसे एलएनजी 70% एनर्जी क्या करता है कि जो बांग्लादेश है उसको एनर्जी मतलब 70% एलएनजी है यूज करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वही देखा जाए जो वो है इंडिया है, कोल यूज करता है, 70% जो एनर्जी है कोल से ही जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज़ वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी फॉर दिस रीजन, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी देखा जाए इस रीजन की तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है, ठीक है। ये जो एलएनजी है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो इनसे जो ट्रांजिशन होना किसमें, ग्रीन एनर्जी में, ठीक है। तो एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन सकता है, ठीक है। इम्प्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर साउथ एशिया एंड G20 एजेंडा, और ये जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी एक काफ़ी बड़ा एजेंडा है, काफ़ी बड़ा इशू है। द डिस्कशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन नीड्स टू बी बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फाइनेंशियल एड टू कवर लॉसेस एंड डैमेज ब्रॉट बाय क्लाइमेट चेंज। और ये जो अगर देखा जाए जो डिस्कशन है ग्लोबल कोऑपरेशन का, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल एड और ये फाइनेंशियल एड है जो, और डैमेज जो भी क्लाइमेट से हुआ इसकी जो भुगतान करने से भी ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा बियॉन्ड सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर साउथ एशिया इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट and good governance are reformed as these countries are major stakeholder for these global institutes, ठीक। इंडिया को इस समय जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इतनी ही नहीं कि G20 जो समिट है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए इससे भी ज़्यादा जो भी जैसे बिलियंस ऑफ पीपल्स हैं, 1.8 बिलियंस जैसे कि लगभग अगर एस्टिमेटेड देखा जाए तो जो साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, तो इतने लोगों की जो आशाएं हैं इंडिया के ऊपर, ठीक है, उससे भी बियॉन्ड जा करके क्या करना पड़ेगा, एक प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी ग्लोबल इशूज हैं, ठीक है। चार्टिंग द वे फॉरवर्ड, being the G20 member from South Asia, India has addressed responsibility since many non-G20 nations looks upon India। इस समय जो भी G20 नेशंस नहीं, मतलब इसके मेंबर्स नहीं, G20 के मेंबर्स नहीं, वो भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, अपनी मतलब एक आशा की भावना से देख रहे हैं, ठीक है। Whose choices have an looks upon the India to represent their interest at the G20। वो क्या चाह रहे हैं, जो भी जैसे G20 के जो भी में वो नहीं है, मेंबर नहीं है, तो वो भी क्या चाह रहे हैं कि जो उनके इशूज हैं वो G20 जब समिट होगी तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो भी चाह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं, ठीक है, इंडिया के बिहाफ पे, ठीक। Whose choices have an impact on their future prosperities, whose choices have an impact on their future prosperity and well-being। और ये जो choices हैं उनकी जो prosperity है, future prosperity हो, well-being हो, उसके लिए हो रहा है, ठीक है, उसका जो impact होगा जो भी choice है। all eyes are on the India's G20 leadership to provide a road map to tackle the मेजर चैलेंजेस। और इस समय क्या होगा, जो G20 में जो भी इशूज़ होंगे उनके लिए जो भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो भी चैलेंजेस हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबकी जो निगाहें होंगी तो G20 जो इंडिया के ऊपर रहेंगी, जब G20 पे वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके साथ जो रोड मैप तैयार होगा उसको टैकल करने के लिए, तो उसमें सारी सबकी नज़रें रहेंगी, ठीक है। बिफोर द सब कॉन्टिनेंट एट अ टाइम व्हेन मल्टीलेटरलिज्म इटसेल्फ, और इस समय जो मल्टीलेटरलिज्म क्या हो रहा है कि इस समय वो जो क्राइसिस जो उसकी जो रिलेवेंस है उस समय ये क्राइसिस में, ठीक है। बिकॉज ऑफ
because wealthy economies have disproportionate power and influence in the determining the rules of engagement on international cooperation। और इस समय जो वेल्दी इकोनॉमीज थी, ठीक है, उनके पास डिसप्रोपोर्शनेट पावर था, उनके पास पावर काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। और जो उनका इन्फ्लुएंस था, जैसे कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो गया, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया, ट्रेड हो गया, फाइनेंस हो गया, ग्लोबल गवर्नेंस हो गया, इस में मतलब हमेशा से, जैसे हिस्टोरिकली काफ़ी पहले से भी देखा जाए तो जो वेल्दी इकोनॉमीज था, इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो इस समय क्या हो रहा है कि जो हमेशा से, और उनका जो भी मतलब इसके वो रहते थे, जो भी मतलब जो भी वो जैसे जो भी इन्फ्लुएंस रहता तो इनकी फेवर में रहता था, जो भी इनके वो रूल्स और रेगुलेशंस जो होते थे, तो वेल्दी जो इकोनॉमीज है उनके फेवर में रहते थे, ठीक है। ऑफन इट एंड्स अप having a negative impact on the ability to provide realistic solution to the constituents such as South Asia to address issues सच एज डेवलपमेंट ट्रेड। और इससे क्या होता था कि काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट साउथ एशियन कंट्रीज है, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पे पड़ता था, ठीक है। जैसे कि एरिया हो गया, कि ट्रेड हो गया, ठीक है, क्लाइमेट एक्शंस हो गया, एक्शन प्लान हो गया, ठीक, एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों में क्या पड़ता था, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था, क्योंकि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होते, जो भी होता था, तो वो जो वेल्दी इकोनॉमी है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके फेवर में होता था। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था, ठीक है। इंडिया शुड यूज इट्स G20 चेयर टू रिफॉर्म इंटरनेशनल गवर्नेंस। इंडिया को क्या करना चाहिए, जो G20 की उसको जो लीडरशिप मिली है, ठीक है, वो क्या करना चाहिए उसको, जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट को, उसको इंटरनेशनल गवर्नेंस, उसको जो गवर्नेंस प्रोसीजर उसको रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। टू टेक अ रिफॉर्म इंटरनेशनल गवर्नेंस प्रोसीजर एंड इंश्योर फेयर नेगोशिएशन। और क्या इंश्योर करना चाहिए, जो नेगोशिएट जो फेयर जो नेगोशिएशंस हैं वो फेयर हों, ठीक है, ये इंश्योर करना चाहिए। एज शिफ्ट कीप डिबेटिंग द G20 वैल्यूज एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। जो भी बिलीव नहीं करते हैं कि G20 की जो वैल्यू है और उसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, इस समय इसीलिए वो जैसे डिबेट चला रहे हैं। द साउथ एशियन जियंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट डिलिबरेशन, ठीक है। तो क्या है कि जो इस समय की जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उसके पास काफ़ी बहुत मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे कि जो डिलिबरेशंस हैं, डिस्कशंस हैं, डिबेट्स हैं, उनको इनिशिएट करें, ठीक है, इन टर्म्स रिजल्टिंग इन पॉलिसीज। और उसके बाद जब ये सब डिबेट करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, तो क्या करें कि वो भी किस में तैयार हो जाएं, कि पॉलिसीज बन जाएं, ठीक है, पॉलिसीज दैट प्रोवाइड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस। और जो जैसे क्या इसमें बोल रहा है कि जो जैसे कि उसके G20 के समिट्स के बाद ये क्या करे कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो एक और जो नेगोशिएशंस हैं वो फ्री एंड फेयर हो, ठीक है। और उसके बाद जो साउथ एशिया के पास एक काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो जो भी डिलिब्रेशंस हैं और डिस्कशंस हैं और डिबेट्स हैं, इनको इनिशिएट करे, जिससे, और उसके बाद क्या करे, इनको पॉलिसीज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, जिससे क्या हो कि जो पॉलिसीज हों वो किसके लिए हो, रिप्रेजेंट करे जो भी सॉल्यूशंस हैं, बढ़िया सॉल्यूशन है, जो भी कंसर्न है, इशूज़ हैं साउथ एशिया के, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये हमारे लिए ये दोनों आर्टिकल जो भी थे हमने डिस्कस किए, काफ़ी हमारे काफ़ी हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से UPSC में जैसे पूछता है, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।